तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग ने पहला क्या पढ़ा, पहला पढ़ा कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद आइए हम लोग देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ना। तो कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद हम लोग डीकम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, मान लो ए बी कोई क्या है, ए बी कोई क्या है आपका सब्सटेंस है, क्या है ए बी आपका कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मान लो ए बी को सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हमने क्या दिया, एनर्जी, क्या दिया, एनर्जी दिया। एनर्जी देने के बाद क्या हो गया, ए बी कोई सब्सटेंस था, इसको हम लोगों ने जब एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप का मतलब ए और बी, ये बेचारे दोनों लोग क्या हो गए, अलग हो गए, यानी ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो हम बोलेंगे ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। क्या, ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए, उसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच reactant are decomposed into two or more product. The reaction in which reactant are decomposed into two or more product by the एप्लीकेशन ऑफ सम एनर्जी इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी देने पे वो क्या हो जाए, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, उसे हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो हम लोग रिएक्टेंट को एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, जो हम लोग रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं वो 3 फॉर्म में देते हैं। कौन से फॉर्म में, 3 फॉर्म में। या तो हो सकता है हम लोग रिएक्टेंट को किस फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, रिएक्टेंट को हम लोग हीट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, रिएक्टेंट को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, और रिएक्टेंट को हम लोग सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, सनलाइट के फॉर्म। यानी कि कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो इन 3 एनर्जी के थ्रू होता है। यानी कि हो सकता है ए बी हीट करने पे डिकम्पोज हो जाए, हो सकता है ए बी को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का झटका देने पे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हो सकता है ए बी को सनलाइट में रखने से वो सिंपली डिकम्पोज हो जाता है ना। तो ऐसा कोई रिएक्शन जो कि हीट देने पे हो, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट देने पे हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हीट देने पे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसा कोई रिएक्शन जिसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देने पे वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ना। और ऐसा कोई रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसको हम कुछ एनर्जी देंगे तभी वो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में टूट जाएगा ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो कितने रिएक्टेंट हैं, ए बी अगर मिला देंगे पूरे कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ना। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होता है। अब प्रोडक्ट की बात करेंगे, यहाँ कितने प्रोडक्ट है, ए और बी मिला के कितने प्रोडक्ट हो गए, 2 प्रोडक्ट ना। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट एनर्जी देने पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए, उसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगा, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है, और सनलाइट के फॉर्म में हो सकता है ना। जब एनर्जी हीट के फॉर्म में होगा तो डिकम्पोजिशन का नाम होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगा तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। जब एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। अब देखिए आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ जो हीट के प्रेजेंस में होता हो, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, और ऐसा डिकम्पोजिशन बताओ जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। तो आइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में जितने भी रिएक्शन दिए गए आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ना। अब ये पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू क्विकलाइम।
एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। आइए इसको समझते हैं। देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या करेंगे, हीट कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, क्विक लाइम में। क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये भी क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। और किसमें हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या बनाएगा, गैस ना। तो देखिए ये आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करने पे वो क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट कितने पार्टिकल है, एक पार्टिकल ना, यानी कि यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट। कितने रिएक्टेंट है, एक। और प्रोडक्ट कितने हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रोडक्ट। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक हो लेकिन प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो, 2 या 3 हो, उसे बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपका क्विक लाइम बनाता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना। अब देखिए इस रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। ऐसा कोई रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाए उसे क्या बोलेंगे, उसे बोल देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना। यानी कि ये आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ऐसा एग्जांपल बताओ जो कि हीट करने पर डिकम्पोज हो जाए। तो आपको यही लिख के आना है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यही आपका एक एग्जाम्पल है जो कि हीट करने पे होता है। तो आपका 1 नंबर तो यहाँ से बन गया, ठीक है। अब देखिए एक बात और, आपके NCERT में एक हेडिंग दिया है, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी नहीं ब्रेक डाउन हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि ये जो रिएक्शन है आपका डिकम्पोजिशन और कैल्शियम कार्बोनेट, एक तरीके का एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो देखिए एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकले उसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन ना। तो जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है और ये आपका एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये 2023 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें से 3 ऑप्शन जो था वो एक्सोथर्मिक का था और वो 1 ऑप्शन था वो आपका एंडोथर्मिक का था ना। तो 3 एक्सोथर्मिक का था और एंडोथर्मिक का जो ये वाला है ये आपको एग्जाम्पल में दिया था, यानी आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यही आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको यही ऑप्शन टिक करके आना था। ये तो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है ना। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज़ और बताना चाहते हैं। देखिए कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे थे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे ना। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या हुआ था, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर क्या कर रहे थे, 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे ना। अब देखो क्या मैं कह सकता हूँ जो कम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर कह लो कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये कम्बिनेशन का अपोजिट है। क्यों, क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट थे और 1 प्रोडक्ट था, 2 रिएक्टेंट था और 1 प्रोडक्ट। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 1 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट है ना। तो ये देख सकते हो जो रिएक्टेंट है यहाँ पे वो प्रोडक्ट बन गया है, जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो आपका रिएक्टेंट बन गया है ना। तो डिकम्पोजिशन कम्बिनेशन का अपोजिट होता है। ये ठीक हो गई इतनी सारी बातें। अब आइए देखते हैं आपके NCERT में जो एक्टिविटी 1.5 है, तो आपकी एक्टिविटी 1.5 क्या कहना चाहती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.5 आपके एनसीईआरटी क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ग्राम क्या मिलाना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को मिलाकर क्या करना है, बर्नर पे रख के हमें हीट करना है। यानी कि आपके एनसीईआरटी कह रहा है कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम लोग बर्नर पे रख के हीट करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में एक लेडी ने टेस्ट ट्यूब लिया है, उस टेस्ट ट्यूब में आपका फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ऐड किया है, उसको बर्नर पे रख के क्या कर रही है, हीट कर रही है ना। तो ये देखते हैं कि जब हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले समझिए फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4। FeSO4 किसका फार्मूला होता है, फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का फार्मूला होता है FeSO4 ना। तो देखिए फेरस सल्फेट को जब हम लोग बर्नर पे रख के हीट करेंगे तो क्या होगा, जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम लोग बर्नर पे रख के हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। किसमें होता है, Fe2O3 में। किसमें हो जाता है, Fe2O3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। और ये क्या होता है, एक तरीके का सॉलिड होता है। FeSO4 ये भी क्रिस्टल है तो ये भी किस फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में। तो FeSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो किसमें डिकम्पोज हो जाता है, Fe2O3 में, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। और साथ ही साथ 2 कलरलेस गैस निकलता है। वो कौन कौन सा गैस होता है, एक होता है आपका SO2 गैस, एक होता है SO3 गैस। एक होता है SO2 गैस, एक होता है SO3 गैस ना। तो आपको क्या लिख के आना है एग्जाम में, देखो जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ना। ये क्या है आपका, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये आपका है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड। ये दोनों क्या होते हैं, एक तरीके का गैस होते हैं ना। अब देखिए इस एक्टिविटी में हमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है ना, किस कलर का होता है, ये आपका होता है लाइट ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का आपका क्रिस्टल होता है। कौन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब लाइट ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम लोग हीट करते हैं वो लाइट ग्रीन से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाता है। किस तरह का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। और रेडिश ब्राउन कलर का जब चेंज होता है तो उस कंपाउंड का नाम क्या होता है, उस कंपाउंड को हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। यानी कि इस ऑब्जर्वेशन में हमें क्या दिखा, इस ऑब्जर्वेशन हमें चेंज इन कलर देखने को मिला। क्या मिला, चेंज इन कलर, यानी कि कलर का चेंज देखने को मिला। कैसे, जब लाइट ग्रीन के फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो लाइट ग्रीन से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में। इसका नाम क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो दोनों गैस बने हैं SO2 और SO3, ये क्या होते हैं आपके, एक तरीके का कलरलेस गैस होता है। यानी इस गैस का कोई भी कलर नहीं होता, लेकिन इसका स्मेल होता है। कैसा होता है, इसका एक स्मेल होता है। कौन सा स्मेल होता है, बहुत ही बैड स्मेल, बहुत ही बैड स्मेल होता है। किसका स्मेल होता है, ये स्मेल होता है बर्निंग सल्फर का, बर्निंग सल्फर। यानी कि जब हम लोग सल्फर को जलाएंगे, सल्फर को जलाने के बाद जो स्मेल आता है वो ही इसका किसका स्मेल आता है, वही आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का ना। यानी कि ऐसे ऑब्जर्वेशन में हमें चेंजिंग कलर देखने को मिल रहा है और क्या मिल रहा है, और क्या मिल रहा है हमें, स्मेल भी ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। अब ये जो बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है वो कैसा स्मेल होता है, जब कभी टायर वगैरह जलाते हैं आप लोग, टायर जलाने के बाद जो स्मेल होता है, या फिर कभी पटाखा वगैरह छुड़ाए होंगे तो पटाखा जलने के बाद जो स्मेल आता है वही स्मेल किसका होता है, वही स्मेल होता है आपका बर्निंग सल्फर का। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करते हैं तो कोई 2 ऑब्जर्वेशन बताइए। तो फेरस सल्फेट को क्रिस्टल को हीट करते हैं तो 2 ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलता है। पहला ऑब्जर्वेशन मिलता है चेंज इन कलर, कलर का चेंज देखने को मिलता है। किसकी वजह से, वो आपका लाइट ग्रीन से रेडिश ब्राउन हो जाता है। क्यों ब्राउन हो जाता है, क्योंकि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो होता है वो आपका फेरिक ऑक्साइड बन जाता है और फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन टाइप का कलर होता है। और दूसरा हमें स्मेल देखने को मिलता है। स्मेल किसका होता है, स्मेल जो होता है आपका बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है। वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की वजह से होता है ना। तो ये था पूरा आपका एक्टिविटी 1.5। एक चीज़ और देखिए, अगर हम रिएक्टेंट की बात करेंगे ना तो यहाँ कितने रिएक्टेंट हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट है। कितने हैं, एक रिएक्टेंट एक है। अब प्रोडक्ट क्या है, 1 2 3 प्रोडक्ट है। यानी एक से ज़्यादा ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि आपका एक्टिविटी 1.5 किसका एग्जाम्पल है, ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। तो
ऐसा कोई रिएक्शन जो कि हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इस रिएक्शन का पूरा नाम क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो कि हीट करने पर डिकम्पोज हो जाए उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये था आपका एक्टिविटी 1.5। आइए बढ़ते हैं आप एक्टिविटी 1.6 की तरफ। तो एक्टिविटी 1.6 में क्या कह रहा है? एक्टिविटी 1.6 में कह रहा है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ ग्राम क्या मिलाना है? लीड नाइट्रेट। क्या मिलाना है? लीड नाइट्रेट। तो यानी बेसिकली आपको एक्टिविटी 1.6 कह रहा है कि जब टेस्ट ट्यूब में हम लोग लीड नाइट्रेट को रख के क्या करेंगे? बर्नर पे हीट करेंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है ना। तो समझो लीड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? लीड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं लीड नाइट्रेट। इसे बोलेंगे लीड नाइट्रेट ना। तो आपका एनसीईआरटी कह रहा है, क्या कह रहा है कि जब लीड नाइट्रेट के क्रिस्टल को क्या करेंगे? हीट करेंगे। लीड नाइट्रेट क्या होता है? एक तरीके का सॉलिड क्रिस्टल होता है ना। तो लीड नाइट्रेट के क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा? लीड नाइट्रेट के क्रिस्टल को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद ये क्या बनाता है? ये बनाता है PbO। क्या बनाता है? PbO, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा ये बनाता है NO2। लीड ऑक्साइड कैसा होता है? सॉलिड। NO2 क्या होता है? गैस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना। इसके अलावा क्या बनता है? इसके अलावा बनता है O2 गैस। O2 गैस का तो आप लोग नाम जानते ही हैं, क्या है आपका? ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है ना। तो क्या होगा? जब लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है लीड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में ना। ये तो हो गया रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन होने के बाद हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें लीड नाइट्रेट के बारे में तो लीड नाइट्रेट का क्रिस्टल जो होता है, लीड नाइट्रेट का जो पाउडर, उसका कलर क्या होता है? ये एक तरीके का वाइट कलर का क्रिस्टल होता है या फिर वाइट कलर का पाउडर भी कह सकते हैं। वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो जब वाइट कलर के लीड नाइट्रेट पाउडर को हम लोग हीट करते हैं तो वाइट कलर से कैसा हो जाता है? वाइट कलर का हो जाता है कैसा? येलो। कैसा हो जाता है? येलो कलर में चेंज होता है। तो जो येलो कलर का फॉर्मेशन है वो कौन करता है? लीड ऑक्साइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग हीट करेंगे देखेंगे ना टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा ना, तो इसे हम बोलते हैं ब्राउन फ्यूम्स। जो ब्राउन फ्यूम्स होता है, ब्राउन कलर का धुआं होता है, इसी वजह से होता है। ये आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होता है इसका कलर क्या होता है? ये आपका ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? ब्राउन फ्यूम्स बनाता है, ब्राउन फ्यूम्स। और आप जानते ही हैं जो ऑक्सीजन गैस होता है वो कैसा होता है? आपका कलरलेस ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जी जब लीड नाइट्रेट के पाउडर को हीट करते हैं तो ब्राउन कलर का गैस निकलता है। तो जो ब्राउन कलर का गैस निकलता है किसकी वजह से है? तो जो ब्राउन कलर का गैस निकलता है वो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से होता है ना। अब और बातें जान लीजिए इसमें। देखिए इसमें रिएक्टेंट की बात करेंगे। जो लीड नाइट्रेट आपका एक रिएक्टेंट है और लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये कितने प्रोडक्ट है? 3 प्रोडक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि एक्टिविटी 1.6 भी किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। अब ऐसा रिएक्शन जो कि हीट करने पे हो जाए डिकम्पोज, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये भी आपका है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा 2023 में एक्टिविटी 1.6 से, तो थोड़ा इसको अच्छे से ख्याल रखिएगा ना। अब आइए देखते हैं एक्टिविटी 1.7। देखिए अब जो एक्टिविटी 1.7 है ना, इस एक्टिविटी 1.7 के डायग्राम जो बनाया, इस डायग्राम को इस फिगर का बहुत ही अच्छे से देखिएगा। देखिए इस फिगर में कहना क्या चाह रहा है। देखिए आपके एक्टिविटी 1.7 में वो क्या लिया है? एक प्लास्टिक का मग लिया है ना। ये क्या है आपका? एक प्लास्टिक का मग है। इस प्लास्टिक के मग में क्या करना है? हमें 2 होल्स कर देने हैं। इस प्लास्टिक के मग में हमें क्या करना है? 2 होल कर देना है, ठीक है। होल करने के बाद इसमें क्या लगाना है? इसमें हम ग्रेफाइट की रॉड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ग्रेफाइट की रॉड। ग्रेफाइट की रॉड क्या होता है? एक तरीके का समझ लो पेंसिल की एक रॉड लगा देंगे, ठीक है। पेंसिल को क्या करिए? पेंसिल को पूरी से छीन लीजिए। छीलने के बाद जो आपका ब्लैक कलर का उसका रॉड बचेगा, सब्सटेंस बचेगा, वही क्या हो जाएगा? आपका ग्रेफाइट की रॉड हो जाएगी ना। तो देखिए ये क्या है? ये है आपका प्लास्टिक मग। क्या हमने लिया है? प्लास्टिक मग, या फिर आप कोई ग्लास भी ले सकते हैं प्लास्टिक का, ठीक है। तो प्लास्टिक मग लेना है। और ये क्या है आपका? ये आपका ग्रेफाइट की रॉड है, ग्रेफाइट रॉड ना।
जो ग्रेफाइट रॉड होता है ये कहाँ से होता है, ये आपका पेंसिल का बना हुआ आता है। क्या होगा, जब पेंसिल को आप शार्प करते हैं तो देखते हैं उसका जो पेंसिल का जो लीड होता है वही लीड आपका ग्रेफाइट की रॉड होती है ना। तो क्या करो, आप पेंसिल को दोनों तरफ से क्या करो, दोनों तरफ से उसको कटर की हेल्प से उसको शार्प कर लो। शार्प करने के बाद क्या होगा, रॉड को दो पेंसिल को इस तरीके से अरेंज कर दो ना। अरेंज करने के बाद क्या होगा, अरेंज करने के बाद एक रॉड जो है वो बैटरी के माइनस से जोड़ दो। क्या करो, एक रॉड बैटरी के माइनस से जोड़ दो और दूसरा वाला जो रॉड है इस वाले रॉड को बैटरी के प्लस से जोड़ दो। क्या करो, एक वाले रॉड को बैटरी के माइनस से जोड़ना है, एक वाले बैटरी को प्लस से जोड़ना है। ठीक है, अब देखो ग्रेफाइट के रॉड को आपके एनसीईआरटी ने किसका नाम दिया है, इलेक्ट्रोड का नाम दिया है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोड, यानी ग्रेफाइट के रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रोड बैटरी के माइनस से कनेक्ट है, दूसरा वाला इलेक्ट्रोड बैटरी के प्लस से कनेक्ट है। ठीक है, अब देखो जो रॉड बैटरी के माइनस से कनेक्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। यानी कि ये वाला जो है बैटरी के माइनस से है और यानी इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया होगा, कैथोड, क्योंकि बैटरी के माइनस से कनेक्ट है और जो रॉड बैटरी के माइनस से कनेक्ट होता है उसे हम बोलेंगे कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब जो रॉड बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे, एनोड। क्या बोलेंगे, एनोड। ये तरीके आपका कैसा इलेक्ट्रोड, ये आपका एनोड का इलेक्ट्रोड है ना। तो जो रॉड बैटरी के माइनस से जुड़ा है उसे कैथोड बोलते हैं, जो आपका प्लस से जुड़ा है उसे बोलते हैं एनोड ना। अब हमने क्या लिया, प्लास्टिक का मग ले लिया, उसमें दो ठो इलेक्ट्रोड लगा दिया ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगाने के बाद एक को माइनस से जोड़ दिया, दूसरे को प्लस से जोड़ दिया। ये क्या है, आपका एक बैटरी है। क्या है, आपका बैटरी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसको जोड़ने के बाद अब हमें क्या लेना है, इस मग को यहाँ तक पूरे पानी से भर दो ना। इस मग में हमने क्या भर लिया है, पूरा का पूरा वाटर। ठीक है, वाटर भरने के बाद इसमें क्या करो, इसमें कुछ ड्रॉप क्या मिला लो, इसमें 2 ड्रॉप मिला लो, क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। 2 ड्रॉप क्या है आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी डाइल्यूट H2SO4 मिला दो। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 पानी में इसलिए मिलाते हैं ताकि ये जो रिएक्शन हम लोग करने वाले रिएक्शन का जो स्पीड है थोड़ा सा बढ़ जाए। ठीक है, अब क्या लेना है, अब हमें लेना है एक टेस्ट ट्यूब। क्या लेना है, आपका टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को हमें उठाकर कहाँ रखना है, इस रॉड पे रखना है। टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके क्या रखना है, इस रॉड पे। तो देखो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब को उठा के अगर हम लोग इस रॉड पे रखेंगे तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब को उठा के जैसे हम लोग इस रॉड पे रखेंगे तो इस तरह से होगा ना। तो सीधा टेस्ट ट्यूब था, सीधा था, उसको उठा के क्या करना, आपको उल्टा रख देना है। तो 2 रॉड है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। तो दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रोड पे रख दिया है ना। अब जैसे ही इतना सेटअप करने के बाद हम लोग बैटरी का स्विच ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखेंगे क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बनेगा, बबल्स बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, बबल्स बनने लगेगा। यहाँ पे बबल्स बनेगा और यहाँ पर भी क्या होगा, बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। तो एक्टिविटी 1.7 क्या कह रहा है, एक्टिविटी 1.7 कह रहा है कि जब हम लोग वाटर में क्या पास करेंगे, बैटरी, यानी कि जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा ना। तो देखो क्या कह रहा है कि वाटर H2O क्या होता है, वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में ना। तो कह रहा है वाटर में जब हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी, क्या देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जब वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो क्या होगा, दोनों टेस्ट ट्यूब में बबल बनना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो किसका बबल होता है, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस का बबल होता है, दूसरे में ऑक्सीजन गैस का। यानी कि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन गैस में और किसमें, ऑक्सीजन गैस में ना। हाइड्रोजन जो वाटर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ना। अब सवाल ये उठता है कि किस वाले पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा और किस वाले पे ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होगा ना। तो याद रखिएगा, जो आपका ऑक्सीजन गैस होता है वो एनोड वाले इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पे जाके इकट्ठा होता है ना। यानी कि आपका जो एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, एनोड वाले टेस्ट ट्यूब पे कौन सा गैस जाके इकट्ठा हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। और जो आपका कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है इस वाले टेस्ट ट्यूब पे जाके कौन सा गैस इकट्ठा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस ना। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक्टिविटी 1.7 है ना। तो एक्टिविटी 1.7 को अगर हेडिंग देना चाहोगे तो हेडिंग में क्या लिखोगे, इसे बोलोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या हेडिंग लिखोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना। एक बात और देख लीजिए, वाटर में जब हम लोग कुछ ड्रॉप एसिड मिलाते हैं तो उसे क्या बोले थे, उसे बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर। क्या बोलेंगे, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर का मतलब वाटर में कुछ अगर आपका एसिड मिला देंगे तो उस वाटर को हम लोग एसिडिफाइड वाटर कहते हैं। यानी कि एसिडिफाइड वाटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ पे इकट्ठा होता है, कैथोड पे, ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, एनोड पे। अब कैसे याद करें कि कौन सा गैस किस इलेक्ट्रोड पे याद हो जाके इकट्ठा होगा। देखो अगर एनोड लिखोगे हिंदी में क्या लिखोगे, एनोड ना। एनोड किससे आ रहा है, ऐसे, और ऑक्सीजन भी किससे आ रहा है, ऐसे ना। अगर आपका ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन भी किससे आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है ऐसे, तो दोनों ऐसे आ रहा है, ऐसे एनोड ऐसे ऑक्सीजन। इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड पे जाके हमें देखने को मिलता है, हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, कैथोड पे जाके इकट्ठा होता है ना। ये था आपका एक्टिविटी 1.7। अब एक्टिविटी 1.7 का जो क्वेश्चन आपके CBSE 2024 में पूछा है, 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि जब आपका एसिडिफाइड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कौन सा गैस बनता है। तो कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। फिर क्वेश्चन पूछा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है कहाँ पे जाके कलेक्ट होता है, जो आपका हाइड्रोजन गैस होता है वो कैथोड पे जाके कलेक्ट होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो एनोड पे जाके कलेक्ट होता है। ठीक है, फिर आपका एक और सवाल पूछा कि जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बनता है ना। तो कौन सा ज़्यादा बनता है, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन अगर कितना बन रहा है, x लीटर बन रहा है। कितना बन रहा है, x लीटर। ऑक्सीजन अगर x लीटर बन रहा है तो हाइड्रोजन कितना बनता है, ये आपका 2x लीटर होता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन का 2 गुना बनता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है वो ऑक्सीजन के 2 टाइम्स होता है। क्यों ऐसा होता है कि देखो वाटर का फार्मूला होता है H2O ना। H2O में अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन ना। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2:1। तो देख सकते हो कि जितना ऑक्सीजन है उसका कितना है, 2 गुना है हाइड्रोजन ना। क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2 गुना है इसलिए जो हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के 2 गुना बनता है। तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक्टिविटी 1.7 से। अब देखिए इसमें देखिए रिएक्टेंट कितने हैं, एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने हैं, एक से ज़्यादा। तो ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट हो और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक किस तरीके का डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसलिए इसका हेडिंग हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रोलिसिस रख दिया। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आप एक्टिविटी 1.8 की तरफ। जो एक्टिविटी 1.8 है क्या कहना चाहिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक्टिविटी 1.8 में आपके एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि आपके देखिए एनसीईआरटी में एक फिगर बना होगा ना। इस फिगर में क्या है, आपको इसमें देखिए एक चाइना डिश दिया है ना। चाइना डिश एक तरीके का प्याली समझ लो। तो चाइना डिश में हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड के पाउडर को रखते हैं। क्या करना होगा, चाइना डिश में हमें सिल्वर क्लोराइड के पाउडर को लेना है कुछ ग्राम, और उसको हमें कुछ देर धूप में रख देना है। तो देख रहे हैं इसमें सनलाइट से क्या हो रहा है, खिड़की से सनलाइट आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है ना। तो देखेंगे क्या होगा, तो जब हम लोग सिल्वर क्लोराइड के पाउडर को सनलाइट में रखते हैं तो उसका कलर ग्रे हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग इमेज में, इसका कलर कैसा हो गया, ग्रे कलर का हो गया ना। तो ये जो ग्रे कलर का होता है इसके पीछे के साइंस क्या है ये समझते हैं। देखिए जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, AgCl। क्या होता है, AgCl किसका फार्मूला होता है, सिल्वर क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का जो फार्मूला होता है AgCl होता है, किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। ठीक है, जब AgCl को हम लोग कहाँ रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं। जब AgCl को हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड को जो हम लोग सूरज की रोशनी में रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। किस में डिकम्पोज हो जाता है, ये सिल्वर में डिकम्पोज हो जाता है और क्लोरीन गैस में हो जाता है। किसमें, सिल्वर में, और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है इसका कलर क्या होता है, ये आपका वाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का, वाइट कलर का पाउडर होता है ना। तो जो वाइट कलर का पाउडर होता है यानी कि सिल्वर क्लोराइड, इसको जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो इस वाइट कलर का पाउडर किसमें चेंज हो जाता है, ये हो जाता है ग्रे कलर में। किस कलर में, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आपके वही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो
उसका कलर ग्रे क्यों हो जाता है? क्यों ग्रे हो जाता है? क्योंकि वो सिल्वर का फॉर्मेशन करता है। सिल्वर मेटल की फॉर्मेशन करने की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रे कलर में चेंज हो जाता है ना। और आपके एनसीईआरटी में अगले पेज पे देखोगे, अगले पेज पे क्या लिया है? अगले पेज पे लिखा है AgBr। क्या लिखा है? AgBr। ये भी क्या होता है? सॉलिड। AgBr को क्या बोलते हैं? AgCl को बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, AgBr को बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं ना। अब देखो सिल्वर ब्रोमाइड को जो हम लोग सेम सिचुएशन है उसको भी हम लोग कहाँ रखेंगे? सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में रखेंगे तो क्या होगा? जब AgBr को सनलाइट में रखते हैं ये भी डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज हो जाता है? सिल्वर मेटल में और ब्रोमीन गैस में। सिल्वर मेटल में और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है? ये आपका येलो कलर का पाउडर होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का पाउडर होता है ना। तो जब येलो कलर के सिल्वर ब्रोमाइड के पाउडर को हम लोग सनलाइट में रखते हैं वो भी क्या होता है? येलो से ग्रे कलर हो जाता है। किस कलर में? येलो से ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से होता है? वो आपका सिल्वर मेटल की वजह से होता है ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन आया था कि 3 ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिसमें कि पहला एग्जाम्पल जो है वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा होगा, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा होगा और तीसरा एग्जाम्पल है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा होगा ना। तो जो आपका एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.7, एक्टिविटी 1.8 है ये आपका हीट, सनलाइट और आपका इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है ना। अब आइए इससे रिलेटेड और क्या एग्जाम में क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक चीज़ और देख लीजिए। देखिए जो आपका सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है ना, ये जो रिएक्शन होता है ये आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। आपके एनसीईआरटी में दिया है कि अबाउट 2 रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है ना, जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो किस टाइप का रिएक्शन है? वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा है। जब एक रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो कैसा होगा? वो आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। यानी कि ये रिएक्शन कहाँ पर इस्तेमाल होता है? रिएक्शन इस्तेमाल होता है यूज़ इन, कहाँ इस्तेमाल होता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है फोटोग्राफी ना। आपके इसी 2024 में 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका रिएक्शन जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है वो किस टाइप का रिएक्शन है? वो आपका एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं ना। तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आया था कि जो आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है उसमें कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल होते हैं? उसमें है आपका सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ना। अब ये जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है किसका एग्जांपल होता है? ये आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। और क्वेश्चन क्या पूछता है? और क्वेश्चन पूछता है कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे हो जाता है, किसी वजह से होता है? सिल्वर मेटल की वजह से ग्रे कलर का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो यही क्वेश्चन आया था आपके एक्टिविटी 1.8 से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।